लास्ट क्लास में कौन कौन सा टॉपिक कवर किया था हमने? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया था, झील हो गया था, जलप्रपात हो गया था। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत में मृदा या मिट्टी। चलिए स्टार्ट करें क्या? देखिए, जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब कृषि की बात आती है तो कृषि से संबंधित 2-3 फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो किसी भी लोकेशन की जलवायु, दूसरा है वहाँ की मिट्टी और तीसरा है इरिगेशन फैसिलिटी। ठीक है, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है कृषि के लिए वो है किसी भी स्थान पर मृदा की उपस्थिति, किस क्वालिटी की वहाँ पे मिट्टी है, उस हिसाब से वहाँ पे फसल का प्रकार निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो भारत में वैज्ञानिकों ने कुल 8 प्रकार के मृदा का निर्धारण किया है, 8 प्रकार के मिट्टी बताए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी हमने नदी अपवाह तंत्र पढ़ते समय बांगर या खादर पढ़ा था क्या? बांगर खादर। ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये वही बांगर और खादर है जो पुरानी मिट्टी है, जो कि बांगर के नाम से जानती है, वो भी जलोढ़ मिट्टी के अंदर आती है और खादर भी जलोढ़ मिट्टी के अंदर आती है। इसके अलावा काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट, मरुस्थलीय, पीट और लवणी, और एक बच गया हमारा पर्वतीय मिट्टी। इन सभी का जो विस्तार है भारत में किस किस क्षेत्र में है, अगर इसकी थोड़ी सी चर्चा करें तो जैसा इसके नाम से स्पष्ट होता है हो जाएगा आपका पर्वतीय मिट्टी कहाँ पे होगा? पर्वतीय क्षेत्र में होगा। मतलब जम्मू कश्मीर का जितना रीजन है, जम्मू कश्मीर से लेके आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इस तरफ चले जाएंगे तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस एरिया में हमारा क्या मिलता है? पर्वतीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो रिवर्स हैं वो काफ़ी सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, जैसे कि उत्तर भारत का मैदान, यहाँ पे पंजाब से लेकर के, पंजाब और ये पूरा यूपी वाला एरिया आपका सिंधु नदी और गंगा नदी के अपवाह तंत्र के अंदर आएगा। इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है आपका असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच का हिस्सा, ये वाला किस नदी के अंदर आता है? ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आता है। तो इस एरिया में क्या होता है कि जितने रिवर्स हैं वो अपना सेडिमेंट छोड़ते चलती हैं, इसी वजह से यहाँ पे आपके जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होते रहता है। उसके बाद में काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में हमने एक फैक्ट पढ़ा था, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों से। और हमने ये भी पढ़ा था कि दक्कन का जो क्षेत्र है, दक्कन पठार का ये वाला एरिया जो है वो किस टाइप के चट्टानों से बना था? दक्कन आपका बेसाल्ट लावा से ही निर्मित था। ठीक है, इसी वजह से इस क्षेत्र में काली मिट्टी का निर्माण होता रहा है हमेशा से। उसके बाद में लाल मिट्टी। लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी अक्सर ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जहां पे आयरन की उपस्थिति हो, और ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं? छोटा नागपुर पठार के आसपास आयरन मिलता है, छत्तीसगढ़ में आयरन मिलता है, और इस तरफ चले जाए तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में भी आयरन की उपस्थिति है। इसी वजह से इस पूरे रीजन में आपको क्या क्या मिलेगा? लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें तो ऐसे एरिया जहां पे वर्षा कम होता है, कौन सा एरिया है आपका? राजस्थान वाला, यहाँ पे क्या मिलेगा? मरुस्थलीय मिट्टी। पीट और दलदली मिट्टी। ये पीट क्या होता है उसको समझ लेंगे पहले। जो भी ऑर्गेनिजम्स जो कह सकते हो कि पेड़ पौधे या वनस्पतियां हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जब उनका अंत हो जाता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक चिपचिपा सा क्या बनता है? ये पदार्थ बनता है, इसी को कहा जाता है पीट। ठीक है, जिसको हम 10th क्लास में ह्यूमस के नाम से जानते थे, ह्यूमस पढ़े थे, ये वही चीज है। पीट किसको बोलते हैं? ह्यूमस का। और भी एक कह सकते हो कि एक एक्स्ट्रा आगे का जो डेवलपमेंट है उस फॉर्म को कहते हैं पीट। उसके बाद लवणी और क्षारीय मृदा, इसमें लवण सॉल्ट को कहा जा रहा है। ऐसे एरिया जहां पे सॉल्ट की अवेलेबिलिटी है, मिट्टी में सॉल्ट ज्यादा है, उसको कहा जा रहा है लवणीय मृदा। ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये वाला जो क्षेत्र है आपका गुजरात का कच्छ वाला रीजन, जहां पे लूनी नदी अपना जल विसर्जित कर देती है, जल खत्म करती है, इस एरिया में लवणीय मृदा बनता है। इसके अलावा भारत के और कई क्षेत्र हैं जहां पे लवणीय मृदा पाया जाएगा। इसका रीजन क्या है? जहां जहां पे इरिगेशन बहुत ज्यादा होता है,
सिंचाई की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे क्या होगा, सिंचाई तो आपने कर दिया पर पानी के साथ साथ कुछ ना कुछ मिनरल्स भी आते हैं साथ में, और पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, मिनरल्स वहीं पे रह जाते हैं। ऐसा जब कंटिन्यू होते रहता है सालों साल, तो वहाँ पे क्या मिट्टी में जो है वो लवण की मात्रा या सॉल्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसको कहा जाता है लवणीय मृदा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे ये मिल रहा है, इसका एक लोकेशन आपको ये मैप के थ्रू मिल जाएगा, और इसके जो डिटेल्स हैं वो हम नोट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा मिट्टी, भारत में मृदा। सबसे पहला चीज है कि मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। एक वन लाइनर फैक्ट के तौर पे इसको याद रखिएगा, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। नेक्स्ट, हमने रॉक साइकिल के बारे में पढ़ा था क्या? चट्टानों का जो जीवन क्रम होता है उसी को हम कहते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में जो मूल चट्टानें हैं, जिसको कि कहा जाता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान इसलिए क्योंकि इनका निर्माण सीधे अग्नि से हुआ है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स कहा जाता है इनको, मतलब जो लावा है वो सीधे सीधे जिस पत्थर में कन्वर्ट हो गया है उसी को कहा जा रहा है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान या मूल चट्टान जब टूट फूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, इसको कहा जाता है अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान के अवसाद से जिन चट्टानों का निर्माण हो रहा है इसी को कहा जा रहा है अवसादी चट्टान। और किसी भी तरीके से अगर आग्नेय से सीधे या फिर अवसाद से जो ट्रांसफॉर्म होते हैं इसको कहा जाता है कायांतरित चट्टान। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टान। उसके बाद में ये फिर से अगर पृथ्वी के गर्भ में चले जाते हैं, वापस से अगर अंदर चले जाते हैं, इनको जब टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा मिलता है, वापस से ये आग्नेय में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा रॉक साइकिल चलते रहता है। इसी सिचुएशन में ऐसे मैटर्स, ऐसे मटेरियल जो कि चट्टानों में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, वो कि क्या बन जाते हैं, मिट्टी। ठीक है, आग्नेय या अवसादी चट्टानों से उत्पन्न ऐसे मैटर जो कि वापस से चट्टान नहीं बन पाते हैं, वो धीरे धीरे मिट्टी का रूप लेने लगते हैं। ठीक है, और यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि रॉक्स के टूटने से या चट्टानों के टूटने से, इनके वेदरिंग या अपक्षय से मिट्टी का निर्माण हो रहा है। उसके बाद में मिट्टी में क्या क्या चीजें पाई जाती है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। मिट्टी का अगर देखें तो इसमें कुछ खनिज होगा, वाटर भी होगा, कुछ एयर भी होगा, और ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्गेनिक मैटर, या जिसको हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। ये किन से बन रहा है, पेड़ पौधों, जंतुओं के अपघटन से। जो भी पेड़ पौधे या जीव जंतु मृत हो जाते हैं वो मिट्टी में ही रहते हैं, और मिट्टी में उनका धीरे धीरे जब अपघटन होता है, ये क्या बनते हैं, ह्यूमस का रूप लेने लगते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि कुल 8 प्रकार के मिट्टी का निर्धारण किया गया है। ये काम किसने किया है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पूरा रिसर्च करके ये बताया है कि भारत में मोटा मोटी अगर देखें तो 8 प्रकार के मृदा की उपस्थिति है। ठीक है, ये कैटेगराइजेशन क्यों किया गया होगा, ये बताने के लिए कि किस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है, किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगाना है। इस चीज को बताने के लिए ICAR ने बताया कि भारत में 8 प्रकार की मृदा है, और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इन्होंने क्या बताया, कौन कौन से बीज वहां पे लगाने चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए। ठीक है, ICAR के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। उसके बाद में इन्होंने जो सबसे पहली मिट्टी बताई वो थी जलोढ़ मिट्टी। अब यहां तक आप नोट कर लीजिए जो जो चीजें आपको नोट करनी है। उसके बाद में हम मिट्टी, पहले टाइप की मिट्टी से नोट करना स्टार्ट करेंगे। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, मिट्टी का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से, और मिट्टी का कंपोजिशन, मिट्टी में क्या क्या चीजें होती हैं।
हो गया यहाँ तक मिट्टी का संगठन। चलिए ICAR तक नोट कर चुके क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ज़्यादा से ज़्यादा इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है। आजकल एग्जाम में जो डिफिकल्टी लेवल है वो इस लेवल तक पहुंच गया कि कई कई चीज़ों के हेडक्वार्टर पूछ लेता है। हेडक्वार्टर याद रखिएगा दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत में 8 प्रकार की मृदा होती है और उसके बाद में सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा जलोढ़ मिट्टी या एल्यूवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी या एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल के बारे में सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर साल नदी का पानी जो है वो नई मिट्टी लेकर के आता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में एक ये वाला स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेंगे, बांगर और खादर। खादर जो है वो हर साल नई मिट्टी उपस्थित होती है यहाँ पे, इसीलिए ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। इसके अलावा इस चीज़ को ठीक से और ध्यान से नोट करिएगा। एग्जाम में पूछा गया, पीएससी या व्यापम में जनरली मिट्टी से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हिंदी में इसका क्या नाम है, अन्य नाम क्या है, और एक है छत्तीसगढ़ी में उसको क्या कहते हैं, उस मिट्टी का जो दूसरा नाम है छत्तीसगढ़ी में ही पूछता है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में ये नाम याद रखिएगा। इसको काप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। इसके जो अन्य नाम है काप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। एल्यूवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को काप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ है और सबसे ज़्यादा एरिया में पाई जाती है। भारत के लगभग 43% क्षेत्र में इसका फैलाव है लगभग, और इसका जो ज़्यादातर फैलाव है आपका नॉर्थ इंडिया वाले क्षेत्र में है, ठीक है। गंगा, यमुना और जो सिंधु का दोआब है उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से हुआ है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये चीज़ नोट कर लेंगे, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। इसके बारे में बात हम कर चुके हैं, सिर्फ नाम नोट कर लीजिएगा। बांगर पुरानी मिट्टी है या नई मिट्टी है? नई मिट्टी। और खादर? वेरी गुड। खादर नया मिट्टी है, बांगर पुराना मिट्टी है। हो गया यहां तक? इतना नोट करने के बाद इसमें कुछ और पॉइंट है जो कि पीएससी व्यापम में पूछे हैं, उसको नोट करते चलेंगे। यहां तक हो जाएगा तो बताएंगे। यहां तक अगर हो गया होगा तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा,
हो गया सभी का? नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसका निर्माण हिमालय के निक्षेपों से हुआ है। इसका निर्माण हिमालय के निक्षेपों से हुआ है। निक्षेप, डिपोजिशन, इसका निर्माण हिमालय के निक्षेपों से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाया जाता है, ये तो नोट कर लिया। भारत में सबसे कम, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नोट कर लीजिएगा, भारत में सबसे कम जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे कम जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे कम जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में है। यह प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए इस पॉइंट को आपने नोट कर लिया है। भारत में सबसे ज्यादा हिमालय के तलहटी में पाया जाता है, उसके अलावा सबसे कम मध्य प्रदेश में है। ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे आपको इस इमेज में तो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, पर एलुवियल सॉइल जो है वो काले मिट्टी के जैसा होता है, बस उसका रंग जो है वो डिपेंड करता है कि नदियां किस टाइप के सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रही हैं, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फसल है इसको नोट कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण फसलों में गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, ये सब कुछ है। एलुवियल सॉइल में गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, दलहन, जूट, ये सभी ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और क्योंकि रिवर के आसपास ये मिट्टी मिल रही है तो रिवर से ही इनको पानी की सप्लाई भी होते रहती है, वहाँ का वाटर लेवल हमेशा बना रहता है। कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर भारत के मैदान में पाया जाता है, उसके बाद पूर्वी घाट में भी पाया जाता है। इनकी सबसे ज़्यादा उपस्थिति उत्तर भारत के मैदान में है, और दूसरे नंबर पे पूर्वी घाट का पर्वत, पूर्वी घाट के पठार में भी पाया जाता है। पूर्वी घाट में इसलिए क्योंकि याद रखिएगा कौन कौन से रिवर्स हैं जो कि उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ चलें तो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये सब नदियां जो हैं वो अपना सेडिमेंट छोड़ती हैं, इसीलिए पूर्वी घाट में भी इस मिट्टी की उपस्थिति है। नेक्स्ट, इसमें कौन कौन से मिनरल्स की उपस्थिति ज्यादा होती है? तो पोटेशियम, चूना, ये सब अधिक होगा। और एक चीज अगर पूछे कि भारत में किसी भी मिट्टी में कौन से पदार्थ, कौन से मिनरल्स कम होते हैं, तो NPK, इनकी उपस्थिति सभी मिट्टी में लगभग कम पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन सभी की उपस्थिति भारत में किसी भी मिट्टी में कम है। इसी वजह से हमारे यहाँ फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत ज्यादा होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, भारत के लगभग सभी मिट्टी की यही हाल है, यही हालात है कि वहां पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी है, ठीक है। इसके अलावा इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी है, ठीक, क्योंकि नदियां एक तीव्र बहाव में बहती हैं और उस बहाव के दौरान जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं इनको डिकम्पोज होने का टाइम नहीं मिल पाता। ये डिकम्पोज कब होती हैं? जब मिट्टी में बहुत समय तक दबी हुई रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। इसमें एक और चीज ऐड कर लिए गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनके बारे में प्रश्न कई बार पूछता है कि भारत के इस पर्टिकुलर मिट्टी में किस चीज की कमी है। तो भारत के किसी भी मिट्टी के बारे में पूछा जाए तो NPK सभी में कम है, ठीक है। और ये आपका एलुवियल सॉइल, बहुत क्लियर इमेज तो नहीं है, पर याद रखिएगा कि अगर आप किसी बहती हुई नदी में हाथ डाल के जो मिट्टी निकालेंगे वो लगभग एलुवियल सॉइल है। नेक्स्ट मिट्टी है रेड सॉइल, लाल मिट्टी।
लाल मिट्टी, इसका इमेज यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया है। ज़्यादातर बागानी फसलों के लिए इसको उपयोग किया जाता है, लाल मिट्टी का। रेड सॉइल, ठीक, इसके बारे में नोट कर लेंगे। लाल मिट्टी में पानी मिलाने पर यह पीली मिट्टी बन जाती है। लाल मिट्टी में या पानी की उपस्थिति होने पर यह पीली दिखाई देती है, पीली मिट्टी बन जाती है। इसका लाल रंग किस वजह से है? आयरन की उपस्थिति की वजह से, ठीक है। जब किसी लोहे के पदार्थ में भी या लोहे के सामान में भी हमारे आसपास जब जंग लगता है तो शुरुआत में वो हल्का पीले रंग का होता है। क्यों? उसको ऑक्सीजन और पानी की नमी की सप्लाई होते रहती है, तब तक वो पीला रहता है। फिर धीरे धीरे उसका कलर और डार्क होने लगता है, जो फिर लास्ट में वो पूरा रस्ट बन जाता है, जंग बन जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी, पानी की उपस्थिति में इसका रंग पीला हो जाता है। भारत के लगभग 18% क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद में इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। ग्रेनाइट चट्टान कौन से हैं? जो लावा से निर्मित चट्टान है। इसका रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। और एरिया वही एरिया दिखाई देगा आपको जहां पे आयरन और पाया जाता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ को भी लिख सकते हो यहाँ पे। इन सभी एरिया में लाल मिट्टी पाई जाती है। और इसके बाद में यहाँ पे कौन कौन सी फसल होती है? तो बाजरा, मक्का, अरहर। कुछ ऐसी फसल भी हैं जो आपको दूसरे मिट्टी के साथ भी दिखाई देगी, ठीक है। तो वो उनका अडॉप्टेबिलिटी है कि कौन कौन सी मिट्टी में उनको उगाया जा सकता है। किसी मिट्टी में उनका जो उत्पैदावार है वो ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। बाजरा, मक्का, अरहर, धान, तंबाकू, तिलहन। धान और किस मिट्टी में पढ़ा था अभी हमने? पहला वाला, एलुवियल सॉइल के साथ भी धान उगाया जाता है। धान के लिए सिंचाई की उपस्थिति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाल मिट्टी में इतना नोट करने के बाद रुक जाइएगा। कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि हो सकता है यहाँ पे छूट गए हैं, इसको नोट करेंगे। लाल मिट्टी में फसलों तक नोट कर चुके। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको और ऐड कर लीजिएगा यहीं पे। इसका विस्तार में छत्तीसगढ़ ऐड किया आपने। छत्तीसगढ़ में भी रेड सॉइल पाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसका निर्माण, वैसे ग्रेनाइट में आप ये चीज नोट कर चुके हो, पर जो एग्जाम में जो लैंग्वेज पूछा गया है वही लैंग्वेज आप यहाँ पे नोट कर लो। इसका निर्माण क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों के, इसका निर्माण क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इसका निर्माण क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जाम में एज इट इज पूछा गया था। इसके अलावा सारा कुछ आप नोट कर चुके हो। भारत में सेकंड नंबर पे ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? एलुवियल। सेकंड नंबर पे रेड सॉइल। तीसरा नोट कर लीजिएगा, तीसरा सॉइल है ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। इसमें से कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ यहाँ पे ऐड कर लेंगे। भारत में तीसरे नंबर पे ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसका निर्माण लावा चट्टानों से हुआ है, इसीलिए इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इसके दूसरे नाम क्या है? कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी। इसका इंटरनेशनल नाम, अंतरराष्ट्रीय नाम क्या है? चेरनोजेम कहा जाता है इसको। और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 15% क्षेत्र में।
इसके जो अन्य नाम हैं वो खास तौर से इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। लावा मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी। लावा मिट्टी, कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी। इसका जो साइंटिफिक नाम है इसको कहा जाता है चेरनोजेम। लावा चट्टानों या बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। इसका काला रंग किस वजह से है नोट कर लेंगे। फसल कौन कौन से उगाए जाते हैं और एरिया किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हमने डिस्कस किया था दक्कन के पठार वाले एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति की वजह से है। फसलों में कपास, बाजरा, दलहन, गेहूं, तिलहन और तंबाकू है। तंबाकू एक बागानी फसल भी है, रेड सॉइल में भी उगाया जाता है इसको। इसकी उपस्थिति दक्कन के पठार में है। बागानी फसल ऐसे फसल होते हैं जिनको कि एक बार उगा करके वहाँ से बार बार जो उत्पादन है वो लिया जाता है। जैसे कि चाय एक बार उगा दिए हैं, वहाँ से पत्तियाँ तोड़ के बार बार उसका उत्पादन ले रहे हैं। जैसे कि तंबाकू एक बार उगा दिए हैं, उसके पत्तों को तोड़कर बार बार वहाँ से उत्पादन हो रहा है। ये लेबर इंटेंसिव होते हैं, इसको कमर्शियल क्रॉप्स भी कहा जाता है। ठीक, यहां तक नोट कर चुके। किस किस क्षेत्र में पाया जाता है? दक्कन का पठार, इसके अलावा मालवा का पठार। मालवा का पठार किस क्षेत्र में है? पठार हमने पढ़ा था। पठारों का अगर हम बात करें तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बताते चलना। मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं कौन कौन से पठार हमने पढ़े हुए हैं। इस तरीके से मध्य प्रदेश में हमने एक 3 सीक्वेंस में पढ़ा था। उसके बाद में आपका झारखंड में एक पठार पढ़ा था हमने। कौन कौन सा पठार था ये मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार, उसके बाद में छोटा नागपुर का पठार, और इसके आगे चलेंगे तो शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार। ठीक, दक्कन पठार के अलावा ये मालवा के पठार में भी पाया जाता है और इसका कलर जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है डार्क ब्लैक कलर का होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि एग्जाम में एक फैक्ट के तौर पे पूछा जाता है। जैसे कि ये गीली और चुपचिपी होती है, सूखने पर कठोर हो जाती है और दरारें पड़ जाती है। उसके बाद में इस पॉइंट को स्पेशली हाईलाइट करके नोट करेंगे, इसको स्वतः जुताई वाली फसल कहा जाता है। ठीक है, इसको स्वतः जुताई वाली फसल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये इसमें दरार पड़ती है और उसके बाद में जब इसमें पानी डाला जाता है और सूखने के बाद फिर दरार पड़ती है तो इसमें एयर का जो फ्लो है वो बना रहता है इसके अंदर तक, क्योंकि इसमें दरारें बहुत ज़्यादा हो जाती है सूखने पर। इसीलिए इसको कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इतना नोट करने के बाद में 2-3 पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। यहां पे अगर नहीं लिखे उसको नोट कर लीजिएगा।
इसके अन्य नाम में रेगुर मिट्टी आपने नोट किया है, ठीक है। इसके बाद में भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है, ये आपने नोट कर लिया। इसके बाद में बेसाल्ट या लावा चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, नोट कर चुके हैं। नेक्स्ट है इसकी जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें सिर्फ जो नहीं लिखे हैं उसको ऐड कर लीजिएगा। इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं इसके बारे में। कौन सी मिट्टी कपास की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? काली मिट्टी। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्या होता है? अपने आसपास इस टाइप का मिट्टी हम देखते हैं, मुरुम देखते हैं, ये लगभग वैसी मिट्टी है मुरुम जैसी। मतलब इसका जो एक्चुअल में इसका मिट्टी होना था वो धुल गया है और उसके धुलने के बाद कंकड़ पत्थर जैसे अवशेष बचे हुए हैं। ऐसी मिट्टी को कहा जाता है आपका लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी के बारे में जो पॉइंट है इसको नोट कर लीजिएगा। इसका निर्माण हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा वर्षा की वजह से होता है। इसमें निक्षालन या लीचिंग प्रोसेस या धुलने की वजह से, बारिश की वजह से जब ये धुल जाती है उसके बाद में जो अवशेष बच जा रहे हैं इसी को कहा जा रहा है लेटेराइट मिट्टी। और इसका जो ज़्यादा करके उपयोग है वो ईंट बनाने में किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी, इसके बारे में सबसे ज़्यादा इसका जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा ईंट बनाने में किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में लाल रंग आयरन की अधिकता के कारण है। किसी भी मिट्टी का लाल रंग आयरन की अधिकता के कारण ही है। इसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में। इसके अलावा शिलोंग प्लेटू में। पश्चिमी घाट की बात करें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसके अलावा पूर्व की तरफ उड़ीसा, मेघालय। यहाँ पे जब फसल आप नोट कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा ये सभी जो है वो बागानी फसल हैं। तो आपको सीधा सीधा एक पूछ सकता है एग्जाम में कि बागानी फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट सॉइल। बागानी फसल, बागानी फसलों के लिए एक तो लेटेराइट सॉइल है, इसके अलावा रेड सॉइल का भी उपयोग किया जाता है। बागानी फसल जहाँ पे चाय, कॉफ़ी, रबड़, नारियल, काजू, इसके अलावा तंबाकू, ये भी आपका बागानी फसल है। इतना नोट करने के बाद इसमें एक पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछा गया है इसको नोट कर लीजिएगा। फसल तक नोट कर चुके हैं क्या? यहाँ तक नोट करने के बाद में इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। इस मिट्टी में
इस मिट्टी में अम्लीय तत्व अधिक होने के कारण, अम्लीय तत्व अधिक होने के कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त हैं। अम्लीय तत्व अधिक होने के कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त हैं। कृषि मतलब जो नॉर्मल जो कृषि की बात हो रही है, जिसमें धान, गेहूं, चना ये सब उगाया जाता है, इन सभी फसलों के लिए अनुपयुक्त हैं। किन फसलों के उपयुक्त हैं? बागानी फसलों के लिए, प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए ये बेटर हैं। ठीक, इस पॉइंट को नोट करने के बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े, नॉर्मल से कॉमन से पॉइंट है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बालू या सैंड ज़्यादा होता है, एरिया आपको पता ही है, और क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्रॉप्स पाए जाते हैं। जनरली ये ऐसे क्रॉप्स हैं, खास करके ज्वार बाजरा, जो कि डेजर्ट एरिया में ज़्यादा उगाए जाते हैं। ठीक है, ज्वार बाजरा, इन सभी के लिए कॉमन मोटे अनाज के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, मिलेट। मिलेट या मोटे अनाज। इसको सीधा सीधा अगर आपको पूछे कि मोटे अनाज किस क्षेत्र में ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र में ज़्यादा उगाए जाते हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? पानी की कमी है, वहाँ पे पानी की कमी है, और इन फसलों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम पानी में या सूखे क्षेत्र में भी आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा, माउंटेन सॉइल या पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, ये मृदा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है हमने डिस्कस किया था। मैप याद कीजिएगा, मैप में नॉर्दर्न इंडिया में आपके जो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक कुछ क्षेत्रों में माउंटेनियस सॉइल पाया जाएगा। नेपाल में भी पाया जाएगा, लेकिन हम नेपाल को नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम किसको पढ़ेंगे? लद्दाख, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन सभी क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे ह्यूमस की उपस्थिति ज़्यादा होती है। पर्वतों में जो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, वो अपने अंत अवस्था के बाद में यहीं पे मिट्टी में ही मिल जाते हैं, और एक लंबे समय के बाद ये ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं। जीव जंतु और जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर सड़ने के बाद में ह्यूमस का रूप ले लेती हैं। कौन कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त हैं? तो जनरली आपके पहाड़ी क्षेत्र में चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। चाय कॉफ़ी, चाय के लिए आपका सिक्किम, दार्जिलिंग, जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, दार्जिलिंग, ये फेमस है। इसके अलावा दक्षिण की तरफ चलेंगे तो नीलगिरी वाले एरिया में भी कई सारे चाय के वैरायटी उगाए जाते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा है या अन्नामलाई है या अनाईमुडी है या कालसूबाई है? चलो पेज मत पलटो, इसको नोट कर लो पहले।
पर्वतीय मिट्टी में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। पर्वतीय मिट्टी जहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है, आपको इसका एरिया तो समझ में आ गया, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाएगा। कौन से फसल के लिए अच्छे हैं, तो चाय कॉफ़ी के लिए ये मिट्टी ज़्यादा काम की है। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा, पर्वतीय मिट्टी नवीन और अविकसित मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी नवीन और अविकसित मिट्टी है। ये अभी भी अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, कंप्लीटली ये मिट्टी नहीं बन पाई है। पर्वतीय मिट्टी नवीन और अविकसित मिट्टी है। ठीक, इतना नोट करने के बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, पीट एवं दलदली मिट्टी। पीट एवं दलदली मिट्टी। पीट, जैसे कि मैंने बताया कि नदी में जो ये सड़े गले जो पदार्थ हैं वो जब इकट्ठा हो जाते हैं, इसी को ही हम कह रहे हैं पीट। ठीक है, ये जो पीट है, आपको पता है कि भारत की जो नदियां हैं, खास करके जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं, वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। इस तरीके से डेल्टा का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि रिवर को अगर अपना एक धारा का फॉलो करना, एक धार को फॉलो करना चाहिए था, एक स्ट्रीम फॉलो करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसका स्पीड काफी स्लो हो जाता है, सेडिमेंट का डिपोजिशन अपने रास्ते में कर लेती हैं और उसका जो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, फिर ये नया रास्ता खोजती हैं और आगे चल करके ये पूरा एक त्रिकोण जैसा शेप बन जाता है, जिसको कि डेल्टा कहा जा रहा है। ऐसे ही डेल्टा भारत के कुछ राज्यों में अवेलेबल है और वहां पे जो फॉरेस्ट होता है, इसको क्या नाम दिया जाता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट का एक्चुअल नाम है मैंग्रोव फॉरेस्ट, लेकिन सुंदरबन जो कि सुंदरी वृक्ष के लिए फेमस है, इसीलिए वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में इसी मैंग्रोव फॉरेस्ट को क्या नाम दिया जाता है? सुंदरबन। तो सुंदरबन किसी फॉरेस्ट का जो साइंटिफिक नाम नहीं है, इसका जो एक्चुअल नाम है वो होना चाहिए था मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, और क्योंकि वहां पे सुंदरी नाम के वृक्ष ये ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सुंदरबंस। मैंग्रोव वन, इस क्षेत्र में ये जो बीट और दलदली मिट्टी है ये ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से एरिया है, तो खास करके वेस्ट बंगाल, आपका उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश का पुलिकट लेक वाला जो एरिया है, वहां पे भी ये आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें सॉल्ट कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है बाकी मिट्टियों की तुलना में, और जो एक्चुअल लवणीय या सलाइन मिट्टी है उससे कम होता है। इसका रीज़न भी आपको समझ में आ रहा है। इस एरिया में आने के बाद पानी वाष्पीकृत ज़्यादा होता है और बहता कम है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे सॉइल में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। ठीक, इतना नोट करने के बाद में नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा, लवणीय एवं क्षारीय मृदा। दलदली मिट्टी या पीट मिट्टी का एक एग्जाम्पल या फोटो इस टाइप का है, जहां पे पानी भी बहुत ज़्यादा है और वनस्पति भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा, लवणीय एवं क्षारीय मृदा, सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। ये वाला आपका एक साइंस का टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। पीएच वैल्यू पता है आपको? ठीक है, पीएच वैल्यू 7 एक आइडियल सिचुएशन है जहां पे इसको हम क्या मानते हैं? उदासीन मानते हैं। इससे कम होने पर एसिडिक होगा या बेस होगा? एसिडिक होगा। 7 से ज्यादा होने पर बेस या क्षार का निर्माण होने लगता है। ठीक है, एक बेसिक सा प्रश्न पूछा जाता है, पीएच का मान बढ़ने पर अम्ल बनेगा या क्षार बनेगा? तो बेसिक सा चीज याद रखिएगा, 7 उदासीन है, उसके कम होने पर अम्ल, ज्यादा होने पर क्षार। साइंस में आपको अलग अलग चीजों के अम्ल या क्षार होने के बारे में पूछता है, जैसे कि
मानव मुख में जो लार की उपस्थिति है वो अम्लीय है या क्षारीय है? क्षारीय है, पक्का? खट्टे फल अम्लीय हैं या क्षारीय हैं? अम्लीय हैं। दूध, दूध में अम्ल पड़ेगा तो फट जाएगा, क्षारीय नेचर के हैं। ठीक है। चूना, चूना क्षारीय है, किसी मिट्टी की अम्लीयता कम करनी है तो चूने का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर बस नोट कर लेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि एक प्रश्न पूछा जाता है छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स में, अम्लीय मिट्टी को उपयोग के लायक बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? चूने का प्रयोग करना चाहिए। वहीं पे कोई मिट्टी अगर क्षारीय है उसमें क्या डालना चाहिए? जिप्सम। इससे उसकी क्षारीयता कम हो जाएगी और वो थोड़ा सा उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा, इसका निर्माण अत्यधिक सिंचाई के कारण होता है। किसी भी मिट्टी में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे सिंचाई कर रहे हैं और धूप बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे पानी जो है वो वाष्पीकृत होने लगेगा और धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर इस टाइप का वाइट एक लेयर जमा होने लगता है। मिट्टी के ऊपर वाइट कलर का एक लेयर जमा होने लगता है। यही है आपका लवणीय या क्षारीय मृदा। ये वाला पॉइंट जरूर नोट करिएगा। इसके दूसरे नाम क्या है? रेह, कल्लर या ऊसर। एग्जाम में पूछा जाता है ऊसर किस तरीके की भूमि को कहा जाता है, तो लवणीय भूमि को ही ऊसर कहा जाता है। रेह, कल्लर या ऊसर। रेह, कल्लर या ऊसर। इसी के साथ में कुछ और नाम भी हैं, यहाँ पे लिखे नहीं गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। रेह, कल्लर, ऊसर। इसके अलावा इसका एक और नाम है थूर। इसका एक और नाम है खार। थूर, खार। और दक्षिण भारत में इसको कहा जाता है कारी। रेह, कल्लर, ऊसर, थूर, खार, कारी, ये सभी नाम किसके हैं? लवणीय मृदा के। ठीक। लवणीय मृदा का निर्माण किस तरीके से होता है? अधिक सिंचाई के कारण, जहाँ पे सिंचाई जो है वो धूप की वजह से इसका जो पानी है वो वाष्पीकृत हो जाता है और ये कैपिलरी या केशिकी क्रिया के कारण इसका जो लवण है वो ऊपर की तरफ जमा होने लगता है। ये क्या होता है? कैपिलरी। क्लास 10th में शायद हमने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। हाँ, कपड़े का जो कोई हिस्सा अगर गीला है तो वो उसके आसपास का हिस्सा भी गीला होने लगता है केशिकीय क्रिया के कारण। दिया में जब तेल से उसका दिए को जो तेल की सप्लाई होती है वो भी किसकी वजह से है? इसी केशिकीय क्रिया के कारण। ठीक है। इस तरीके से अगर कोई चिमनी जलाए हैं, यहाँ पे जल रहा है और तेल यहाँ पे भरा हुआ है, किसकी वजह से तेल ऊपर जा रहा है? केशिकीय क्रिया के कारण या कैपिलरी एक्टिविटी के कारण। एक साइंस में हमने प्रोजेक्ट किया होगा जहाँ पे एक बीकर में पानी या कोई लिक्विड डाल के और उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब डाला होगा। पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है केशिकीय क्रिया के कारण। ठीक है। ये सब हमने स्कूल में ये प्रोजेक्ट किए होंगे। ठीक है। तो मिट्टी के बारे में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब इतना पढ़ने के बाद में ये देख लीजिए कि जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। कुछ प्रश्न अगर ऐसे हैं जो कि छूट रहे हैं उसको भी हम अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। इसमें से किस मिट्टी का संबंध दक्कन शैलों से है? दक्कन के पठार के बारे में पूछ रहे हैं। इनमें से किस मिट्टी का संबंध दक्कन शैलों से है? एलुवियल सॉइल, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या जंगली मिट्टी? काली मिट्टी दक्कन शैलों से संबंधित है। इनमें से
कौन सी मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है? जलोढ़, काली, लाल, जंगली? जलोढ़ मिट्टी। भाबर किस क्षेत्र को कहा जाता है? भाबर किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारी कंकड़ युक्त पत्थर, बारीक पत्थर, नवीन जलोढ़ मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी? भाबर, ऑप्शन ए भारी कंकड़ पत्थर। तराई, तराई उसके नीचे वाला क्षेत्र। बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और खादर, नया जलोढ़ मिट्टी। लेटराइजेशन का संबंध किससे है? मिट्टी से, कृषि से, खनिज से या परिवहन से? मिट्टी से संबंधित है। लेटराइट मिट्टी हमने पढ़ा था। मिट्टी जब बारिश के पानी से या बहुत सिंचाई की वजह से जब धुल जाती है, इसको कहा जाता है लेटराइजेशन प्रोसेस। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी? ऑप्शन इसका आंसर पहले ही दे चुके हैं आप, काली मिट्टी। किस मिट्टी को रेगूर के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? काली मिट्टी। इसमें से किस राज्य के पास सबसे कम जलोढ़ मिट्टी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु? मध्य प्रदेश। किस मिट्टी को रेगूर के नाम से जानते हैं? काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी किसके लिए अनुपयुक्त है? कृषि के लिए। किस वजह से अनुपयुक्त है? अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। इनमें से किस मिट्टी को रेगूर कहा जाता है? पता ही है आपको। कौन से इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा क्षेत्र में विस्तृत है? जलोढ़ मिट्टी। लेकिन अगर जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड नंबर पे काली मिट्टी, थर्ड नंबर पे पक्का, सेकंड नंबर पे लाल मिट्टी। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी नहीं था। ऑप्शन है आपका मरुस्थलीय, पर्वतीय, लेटेराइट या लाल मिट्टी। लाल मिट्टी। किस मिट्टी को रेगूर के नाम से जाना जाता है? ये रेगूर तो कई बार रिपीट हो गया है। कौन सा? काली मिट्टी को। ठीक है, तो आपके मिट्टी वाले टॉपिक से लगभग इस लेवल के ही प्रश्न पूछे गए हैं। चिल्का झील किस राज्य में है? पुलिकट लेक, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी का लैंडलॉक्ड सांभर झील। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? इंदिरा सागर। गांधी सागर कहां पे है? गोदावरी। किस नदी पर है? ये दिख रहा है? कौन सी नदी पर है? चंबल है या नर्मदा है? चंबल नदी। ठीक है, नर्मदा कहां पे है? ये पश्चिम की तरफ बह रही है, चंबल उत्तर की तरफ बह रही है। गांधी सागर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है या राजस्थान में? इसका बॉर्डर और थोड़ा सा डार्क होना चाहिए था, तब आसानी से विजिबल रहता। ठीक है, फिलहाल तो जो है यही है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। इसी नदी पर जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर किस राज्य में है? राजस्थान में है। पैठन महाराष्ट्र में किस नदी पर है?
महाराष्ट्र में जाओ, महाराष्ट्र के आसपास सर्च करो, पैठन, पैठन किस नदी पर है? यहां तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए? पहुंच गया ना। पैठन जायकवाड़ी का ही दूसरा नाम है, गोदावरी नदी पर है। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा किस राज्य में है? नांगल, नांगल पंजाब में है, ठीक है। भाखड़ा नांगल पढ़ते हैं, उसको मैप में देखते समय उल्टा देखेंगे। अच्छा, एक डाउट किसी ने रेज किया था, उसको मैंने वापस से सर्च करने की कोशिश किया। इसमें इस पॉइंट के बारे में था शायद, एक था गोविंद वल्लभ पंत भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, और एक हमने यहाँ पे पढ़ा था गोविंद सागर झील। ये वाकई में डिस्प्यूटेड है अभी भी, मतलब मैंने इसके जितने सोर्सेस खोजे हैं, कहीं पे इसको सबसे बड़ा झील बोला जा रहा है और कहीं पर इसको सबसे बड़ा झील बोला जा रहा है, लेकिन हमारे एग्जाम में इसको लिया गया है, मतलब पीएससी की जो किताबें हैं या व्यापम की किताबों में इसको सबसे बड़ा झील लिया गया है, गोविंद सागर झील को, ठीक है। वैसे ही एक और चीज मैंने आपको बताया था जलप्रपात के बारे में, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, अदर एग्जाम्स में कुंचिकल लेंगे, पीएससी व्यापम में जोग जलप्रपात। टिहरी बांध कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। किस नदी पर? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कहां से निकलती है? पंजाब में हरिके बैराज से। नागार्जुन सागर कहां पर है? किस नदी पर है? नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में पहुंचे। आंध्र प्रदेश में खोजो कहां पे है, किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन के अलावा श्रीशैलम, अलमट्टी, ये सभी कहां पे है? कृष्णा नदी पर। गोविंद वल्लभ सागर किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। लखवार किस राज्य में है? लखवार डैम। राज्य तक पहुंच पाए? लखवार बांध। हाईलाइटेड नहीं था, कल मैंने बताया था आपको। लखवार बांध किस राज्य में है? यूपी में। किस नदी पर है? यमुना नदी पर। भाखड़ा नांगल किस नदी पर है? हीराकुंड बांध, लंबाई 4.8 किलोमीटर। किस राज्य में? उड़ीसा में। सरदार सरोवर का शिलान्यास जवाहरलाल नेहरू ने। इसका उद्घाटन किसने किया था? मोदी जी ने किया था। उकई परियोजना किस नदी पर है? उकई, पहले तो राज्य खोज लो, किस नदी पर दिखाई, किस राज्य में दिखाई दे रहा है उकई परियोजना? गुजरात में दिखा। किस नदी पर है? तापी या ताप्ती नदी पर। उकई और काकरापार ये दोनों तापी नदी पर है। साबरमती नदी के नाम से है, माही भी नदी के नाम पे है। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप? हाँ, असम में ही पढ़े थे आप। मांजुली था या मंजुलिका था? किस नदी पर है? असम तक पहुंचे? किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक झील किस राज्य में? मणिपुर में। माजुली क्या है?
खनिज, नदी द्वीप, जलप्रपात, जनजाति। नदी द्वीप। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत किसको कहा जा रहा है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। ये यहां से नीचे का एरिया। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां किस अवस्था का लक्षण दर्शाती हैं? युवावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, परवर्ती प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। आंसर नहीं है भाई, मैं पूछ रहा हूं किस अवस्था का लक्षण दर्शाती हैं ये इस क्षेत्र की जो बहने वाली नदियां हैं? प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। और कोई आंसर है क्या? अच्छा, कौन कौन से ऑप्शन थे ये देख लो पहले। इंसानों का जो एज है या इंसानों का जो उम्र बीतता है उसी के हिसाब से पहले किस अवस्था में है? बाल्यावस्था में। फिर किशोरावस्था में, युवावस्था या किशोरावस्था। वैसे इन दोनों के बीच का जो एज है वो किशोरावस्था है, फिर युवावस्था, उसके बाद में प्रौढ़ावस्था और इसके बाद में वृद्धावस्था। नदियां भी लगभग इसी क्रम को फॉलो करती हैं। यहां पे हम कहते हैं कि कोई अपने, जब शुरुआत होता है तो हम कहते हैं कि नदी जो है अपने युवावस्था में है। जब इसके बीच का एरिया होता है जहाँ पे ये जैसे कि गंगा नदी, मान लीजिए गंगा नदी उत्तराखंड से निकल रही है तो हम कहेंगे कि गंगा नदी का उद्गम जहाँ से हो रहा है वहाँ से उत्तर प्रदेश तक अपने युवावस्था में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से बिहार तक अपने प्रौढ़ावस्था में है, वेस्ट बंगाल तक अपने प्रौढ़ावस्था में है। लेकिन जब इसका अंत समय आ जाता है, जब डेल्टा का निर्माण करती हैं, तब वृद्धावस्था में है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां किस अवस्था का लक्षण प्रदर्शित करती हैं? सभी नदियां डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। सभी नदियां जो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं ये किस अवस्था को दर्शाती हैं? वृद्धावस्था को दर्शाती हैं, ठीक है। तो जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वृद्धावस्था को दर्शाती हैं। इनमें से सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी, इसके अलावा दामोदर। कावेरी जल विवाद किनके मध्य है? दो राज्य तो ऐसे हैं जहां से वो नदी प्रॉपरली बहती है। इसके अलावा कावेरी नदी, कावेरी नदी जल विवाद किनके मध्य है? अच्छा, ऑप्शन सुन लीजिए। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, या तमिलनाडु और केरल, या महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, या इन सभी के मध्य। महाराष्ट्र तो दूर दूर तक नहीं है, जो है यहीं पे है, ये आपका कावेरी नदी। दो राज्य तो पर्टिकुलरली होंगे ही, एक तो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु, तीसरा राज्य कौन सा है? केरल, चौथा यूनियन टेरिटरी के रूप में पौंडीचेरी, ठीक है। फेनी किस राज्य में बहती है? फेनी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे आपको नदी वाले टॉपिक में लिखाया था, त्रिपुरा में। फेनी किस राज्य से बहती है? त्रिपुरा में। गंगा नदी का उद्गम बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक? चौथे ऑप्शन की जरूरत नहीं है, अरावली, अरावली से तो है ही नहीं। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी का मुहाना कहां पर है? गंगोत्री, मानसरोवर, सुंदरबन? चौथे ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सुंदरबन। किस नदी का अपवाह तंत्र भारत में सबसे बड़ा है? कौन सा रिवर जो है वो सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया को कवर करता है? सबसे ज्यादा क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन सी है? कौन सा अपवाह तंत्र है? गंगा अपवाह तंत्र। सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का ही है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है?
गंगा के किनारे कौन से नगर बसे हुए हैं? जो जो ऑप्शंस में बताते चलेंगे। हरिद्वार है क्या? पटना, इलाहाबाद, लखनऊ। लखनऊ किसके किनारे है? गोमती नदी के किनारे। भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा या ब्रह्मपुत्र? गंगा। इनमें से कौन सी नदी सबसे लंबी है? अब यहाँ पे आपको भारत की सबसे लंबी नदी नहीं पूछ रहा है, वो जो ऑप्शन दे रहा है उसी में से आपको लंबी नदी खोजना है। ताप्ती, महानदी, कावेरी या तुंगभद्रा? ताप्ती, महानदी, कावेरी और तुंगभद्रा, कौन सी नदी सबसे लंबी है? जो दिए गए ऑप्शन है उसी में से ही पूछा है। ताप्ती कहां से बह रही है? ताप्ती कहां से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत, इस क्षेत्र से इसका विस्तार है पश्चिम की तरफ। महानदी ये हो गया। कावेरी ये यहां पे है। एक और नदी कौन सा था? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदियों में एक है तुंगभद्रा। ठीक है, तो क्योंकि सहायक नदी है वो तो बहुत छोटी होगी। जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? महानदी। दिए गए ऑप्शंस में से महानदी सबसे लंबी नदी है। उद्गम के बारे में पूछा है, कौन सी नदी कहां से निकलती है? ताप्ती नदी, सतपुड़ा, या प्रॉपर एक लोकेशन लिखा था आपने, मुल्ताई पर्वत। कावेरी, ब्रह्मगिरी, कृष्णा नदी, महाबलेश्वर, सोन नदी, सोन नदी, अमरकंटक। ठीक है, सोन नदी इसमें दिया नहीं गया है, आपने नोट्स में उसको लिखा है। सतलज नदी का उद्गम कहां पर है? धौलाधर, पीर पंजाल, राकसताल या काराकोरम? राकसताल से। कावेरी नदी का उद्गम अभी आपने बताया, ब्रह्मगिरी। दक्षिण भारत की गंगा? दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। नदी वाले टॉपिक में वापस उस पॉइंट पे आइएगा जहां पे आपने ये सब चीजें नोट किया है। नदी वाले टॉपिक में वापस से वहीं पे आइएगा जहां पे आपने ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट नोट किए थे। वहीं पे एक और चीज नोट कर लेंगे, जैसे कि इस प्रश्न के साथ में समस्या क्या है उसको देख लीजिएगा। प्रश्न पूछा है दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? ऑप्शन में है कावेरी, कृष्णा, पेन्नार, नर्मदा। हमने क्या पढ़ा है? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। गोदावरी ऑप्शन में नहीं है, उस कंडीशन में आपके लिए एक ही ऑप्शन बचा है, कावेरी। ठीक है, चाहे तो नोट कर लीजिएगा इसको। नदी वाले टॉपिक में जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपने लिखे हैं उसी में ही नोट कर लेंगे। बस इतना नोट करिएगा कि उत्तर का चुनाव विकल्पों के अनुसार करें। उत्तर का चुनाव विकल्पों के अनुसार करें। अब वहां पे आपको विकल्प नहीं दिख रहा है तो प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, इस उम्मीद में कि प्रश्न एलिमिनेट होगा। बूढ़ी गंगा किसको कहा जा रहा है? गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी? चिनाब या झेलम? चिनाब नदी। बंगाल का शोक, बिहार का शोक, उड़ीसा का शोक, असम का शोक, ब्रह्मपुत्र। एक ही नदी है जो वहां पे बाढ़ लेके आ सकती है, ब्रह्मपुत्र। बीहड़ के लिए कुख्यात है, बीहड़ चंबल नदी, चंबल के डाकू
बीहड़ में रहते थे। उत्तर की ओर बहने वाली नदी, उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, दिशा याद आ रहा है आपको मैप में, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी, चंबल। चंबल नदी उत्तर की दिशा में बह रही है। लुधियाना किस नदी के किनारे है? सतलज। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नर्मदा नदी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, पहली सबसे लंबी नदी गंगा, गंगा के बाद में गोदावरी। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती, किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी किस राज्य से है उसको खोज लो, वहां पे दिख जाएगा। चिनाब, बगलीहार। बोमडिला दर्रा, बम फोड़ा कहाँ पे है? बम अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप, नाथुला, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में? पीर बाबू, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल। लिपू लेक उत्तराखंड की नीति कैसी है? मामूली। नीतिला, मानाला, मुलिंगला और लिपू लेक, ये सारे दर्रे कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।